अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम तवाना पाकिस्तान शायगान के साथ मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर आमिर महमूद। नाज़रीन, आज जो हमारे प्रोग्राम का मौजू है वो ख़वातीन से मुतल्लिक है और ख़ास तौर पर वो ख़वातीन जो हमल की स्टेज से गुज़र रही हैं। नाज़रीन, जब कोई भी खातून हमल से गुज़रती है तो उसका एंड पॉइंट एक होता है, या तो नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है, नॉर्मल बच्चे तरीके से बच्चा जो है वो विलादत हो जाती है उसकी, या दूसरी ऑप्शन ये होती है कि ऑपरेशन के ज़रिए उसका जो है वो विलादत हो, जिसको हम सी सेक्शन या सिजेरियन सेक्शन भी कहते हैं। आज का प्रोग्राम हमारा जो है वो सी सेक्शन या जो ऑपरेशन के ज़रिए बच्चे की पैदाइश है उस मौजू के ऊपर होगा। बिकॉज़ के इस पर्टिकुलर मौजू के हवाले से हमारे अवाम के अंदर बहुत से गलत तासुरात भी पाए जाते हैं, तो इस प्रोग्राम की वसातत से हम उन तासुरात को भी क्लियर करने की कोशिश करेंगे और एक्सपर्ट ओपिनियंस लेंगे कि क्यों ऐसी नौबत आ जाती है कि बच्चे की विलादत नॉर्मल डिलीवरी के बजाय सी सेक्शन से की जा सके। तो हमारे साथ आज जो एक्सपर्ट मौजूद हैं, डॉक्टर सादिया इरम, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स, अयूब टीचिंग हॉस्पिटल, एबटाबाद। वेलकम टू द शो डॉक्टर साहबा। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। तो आज का टॉपिक हमने ख़ास तौर पर इसीलिए रखा है कि बड़े अबहम लोगों के जहन में मिसकंसेप्शन, मिथ्स पाई जाती हैं रिगार्डिंग सी सेक्शन, तो उसके ऊपर हम गुफ्तगू करें। ज़रूर। उससे पहले हम ये डॉक्टर साहब देखेंगे कि सर्टेन परसेंटेज होती है जिन ख़वातीन में सी सेक्शन करने की ज़रूरत होती है। पूरी दुनिया में भी सी सेक्शन होते हैं कि अगर 100 ख़वातीन की डिलीवरी टर्मिनेट हो रही है तो उसमें नॉर्मल डिलीवरी कितने परसेंट में हो रही है और सी सेक्शन कितने में हो रहा है। तो आप कुछ अदाद शुमार शेयर करना चाहेंगी कि दुनिया में क्या ट्रेंड है कि कितने परसेंट ख़वातीन में सी सेक्शन की हमें ज़रूरत पड़ती है और पाकिस्तान में क्या परसेंटेज है? देखिए, ये तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें हम ये नहीं कह सकते कि हम दुनिया को सिर्फ देखेंगे। बेसिकली हमें WHO की तरफ से रिकमेंडेशंस होती हैं, उनकी गाइडलाइंस हैं प्रॉपर। अच्छा, आलमी इदारा से हाँ भी जी, हमें बिल्कुल। एडवाइस और करते हैं इस उसमें बारे वो में। हमें ये एडवाइस करते हैं कि आपके जो ऑपरेटिव डिलीवरी है या थ्रू सिजेरियन सेक्शन है वो किस हद तक होना चाहिए। तो ये तो इतना बड़ा आपके पास एक अथेंटिक एक इंस्टीट्यूशनल पॉलिसी आपके पास आ जाती है वर्ल्ड वाइड। तो WHO की रिकमेंडेशन के मुताबिक अगर 100 ख़वातीन हैं तो 15 का सिजेरियन होना चाहिए, ठीक है। 100 में से 15 15 का 15% उनका रिकमेंडेड रेट है। वो समझते हैं कि अगर 100 ख़वातीन आपकी प्रेग्नेंट होती हैं तो उनमें से 15 कोई ऐसी कॉम्प्लिकेटेड लेबर के दौरान या उससे पहले कोई बच्चे में कोई कॉम्प्लिकेशन है तो वो नॉर्मल डिलीवरी की तरफ नहीं जा सकते एंड वी हैव टू ऑप्ट फॉर सिजेरियन सेक्शन। अब हमने ये चीज़ करनी होती है कि ये एक स्टैंडर्ड तो आपको चाहिए ना, उसके मुताबिक फिर आप अपनी गाइडलाइंस बनाते हैं, चाहे वो नेशनल हैं, लोकल गाइडलाइंस हैं, आपके अपने हॉस्पिटल के लेवल की गाइडलाइंस है, तो वो चीज़ें हमें देखनी होती है। इसके लिए हम मंथली ऑडिट करते हैं वेरी नाइस अपने हॉस्पिटल में, और उसमें फिर हम सारे सिजेरियंस का जो रेशियो है वो यानी कि हर माह के कितनी डिलीवरीज हुई, उसमें से कितने सी सेक्शन हुए और कितने सी सेक्शंस हुए, फिर उसकी परसेंटेज निकालते हैं और फिर उसको हम WHO के साथ कंपेयर करते हैं, ठीक है। और फिर ज़ाहिर है हम उसको एज अ क्रिटिक देखते हैं कि WHO ने अगर 15% आपको रिकमेंड किया है तो आप इतने आगे क्यों जा रहे हैं इससे, और इसको रेक्टिफाई हम बहुत आगे हैं और इससे नहीं, पॉजिटिव भी बहुत अच्छी हैं हमारी, लेकिन ये है कि नेगेटिविटी थोड़ा सा शायद हाईलाइट हो गई है। तो ये है कि वहाँ पर हम देखते हैं जो अभी तक हमारे देखा जा रहा है पाकिस्तान की डिफरेंट, हम लोग क्योंकि फिर हम वो ऑडिट अपने डिफरेंट हॉस्पिटल्स में भी शेयर करते हैं। तो इस वक्त हमारा जो आ रहा है वो तकरीबन 55 to 60% आ रहा है। 55 to 60%। तो अगर हम ये देखें कि 15% को मल्टीप्लाई करें तो वी आर 4 times हायर दैन द रिकमेंडेड जो सिजेरियन सेक्शन, यानी कि जो तनासुब दुनिया में चल रहा है उससे 4 गुना ज़्यादा जी, या जो आपको गाइड किया गया है कि इतना होना चाहिए, से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो उससे 4 times हम लोग जो हैं वो। अच्छा, इसमें डॉक्टर साहब हम चूँकि इस वक्त एबटाबाद जैसे खूबसूरत शहर में बैठे हुए हैं, तो यहाँ के स्टैट्स के मुताबिक 55% ख़वातीन में सिजेरियन होता है और 45% ऐसी ख़वातीन होती हैं जिसमें नॉर्मल डिलीवरी होती है। तो अगर हम दूसरे मुल्क के हिस्सों का या शहरों का मुवाजना करें तो आपके ख्याल में ये तनासुब एक जैसी रहेगा या थोड़ा बहुत इसमें कमी बेशी हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती। बेसिकली तो ये आप अंडरवर्ल्ड कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं,
ये जहाँ पर हम लोग बैठे हुए थर्ड वर्ल्ड कंट्री में 50% 45% ये उन लोगों का तनासुब है। जिस तरह कि आप इंडिया को देख लें, बांग्लादेश को देख लें, बाकी ऐसी श्रीलंकन देख लें, अफ्रीकन कुछ कंट्रीज़ देख लें जो बिलो द बेल्ट चल रही हैं सारी इकनॉमिकली, तो उन लोगों में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन होती जा रही हैं कि सिजेरियन डिलीवरीज जो हैं दे आर मच हायर एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल डिलीवरीज। तो आपकी इकोनॉमी इज़ अ वेरी बिग फैक्टर के जिसके अंदर आप इस चीज़ को यू शुड हैव कंट्रोल इट। अच्छा, अब हम देखते हैं डॉक्टर साहबा के जो सिजेरियन सेक्शन है, क्योंकि आमतौर पर वो ख़वातीन जो ख़ास तौर पर फ़र्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई हैं, उनको कोई आइडिया नहीं होता कि ये भी एक आउटकम हो सकता है। तो उनके नॉलेज के लिए ज़रा अगर हम थोड़ा सा वजाहत फरमा दीजिए कि सी सेक्शन कितनी इकसाम का होता है और किस तरह किया जाता है। ठीक है जी, अभी आपने बहुत ही अच्छा ये सवाल किया कि प्राइमरी ग्रेविडा हम बेसिकली उसको कहते हैं कि प्राइमरी ग्रेविडा पहली दफ़ा किसी की प्रेगनेंसी हुई है और ज़ाहिर है 9 मंथ्स तक पहला एक्सपीरियंस है और कोई आइडिया नहीं है, लेबर पेन्स का आइडिया नहीं है, ड्यूरेशन वगैरह ये सारी चीज़ें देखने की बात होती है। जो अभी मैं ये कहूँगी कि इसमें अभी रिसेंटली हमारे कुछ लॉज और आर्डिनेंस वगैरह चेंज हुए थे। मैं इस चीज़ के फेवर में बिल्कुल नहीं हूँ कि आप कम उम्र शादियाँ करें। इस चीज़ को आप ज़रूर देखें। प्राइमरी देखिए, जब आप शादी कर लेते हैं तो बच्चा होना तो एक नेचुरल सा, इट्स अ पार्ट ऑफ दैट लाइफ एंड इट्स अ वेरी नेचुरल थिंग। तो आप उसको रोक नहीं सकते। तो आपके लिए सिर्फ ये चीज़ याद रखना चाहिए कि छोटी उम्र में शादी करने से एक तो मेंटल कंपैटिबिलिटीज़ का बहुत मसला होता है। पेशेंट की अपनी इतनी कैपेबिलिटीज़ नहीं होती कि वो खुद बच्ची होती है तो वो एक माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या उन चीज़ों को संभाल सके। और दूसरी बात ये होती है कि पेल्विस की ग्रोथ नहीं हुई होती, जो हमें एक ऑप्टिमम बच्ची तो बेचारी अभी खुद डेवलपमेंट के ग्रोथ के फेज से गुजर रही है। तो आप जब उस अंडर डेवलप पेल्विस में से किसी चीज़ को गुजारेंगे तो ऑब्वियसली वो नहीं गुजरेगी। तो ये एक बहुत कॉमन रिस्क फैक्टर्स है कि जिसमें हम थोड़ा सा लेस, जो अर्ली टीनेज शादियां हैं या जो डिलीवरीज हैं उनको हम हाई रिस्क में डालते हैं, और वो ऑलरेडी हम कोई प्राइमरी है और वो टीनेज है तो हम उसको हाई रिस्क प्रेगनेंसी लेवल कर देते हैं। ठीक है, तो आइडियल अच्छी एज जो होती है वो मिड 20s हैं और अर्ली 30s हैं। दे आर वेरी आइडियल फॉर द 20 से 30 साल के दरमियान, दैट इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट एज, वेरी एप्रोप्रिएट एजेस फॉर द नॉर्मल डिलीवरीज। तो एक तो ये है कि कोशिश करें कि बच्ची की एज ऑप्टिमम हो कि अगर आप उसको प्रेगनेंसी का ट्रायल दे रहे हैं। और दूसरा ये है कि क्योंकि बच्ची की पेल्विस छोटी होती है तो यूजुअली नॉर्मल डिलीवरी के लिए बेबी का हेड सामने होना ज़रूरी होता है, लेकिन जब बच्ची की पेल्विस नॉर्मल नहीं होती या तंग होती है तो बेबी अपने आप को किसी भी पोजीशन में एडजस्ट करता है। तो वो यूजुअली या तो उल्टा हो जाता है या ट्रांसफर्स हो जाता है या उसका कोई भी हिस्सा सामने आ जाता है। तो ऐसे पेशेंट्स को हम फिर ट्रायल नहीं दे सकते। अच्छा, इसमें एग्जाम डॉक्टर साहब कितने किस्म के, एक ही तरह का ऑपरेशन सब खवातीन के लिए होता है या यूजुअली सर्जिकल प्रोसीजर तो एक जैसा ही है, एक ही जैसा है, लेकिन यह है कि बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसमें कुछ चीज़ें कॉम्प्लिकेट कर जाती हैं। यानी यूजुअली जो बच्चे के साथ आवल होती है वो बच्चेदानी की ऊपर की दीवार के साथ लगी हुई होती है, तो अगर वो नीचे की दीवार के साथ लगी हुई है तो हमें फिर इंसिजन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे उसके हिसाब से कि ब्लीडिंग हम प्रिवेंट कर लें। या बाज़ औक़ात अगर बच्चा बहुत आड़ा पड़ा हुआ है और बिल्कुल हमें सिजेरियन में भी उसकी डिलीवरी प्रॉब्लम होती है तो हम कभी कभी थोड़ा सा सिजेरियन जो है वो अपनी पोजीशन से ऊपर दे देते हैं। यानी कि जो हमने कट लगाना है वो बेसिकली स्किन के थ्रू हमने लगाना है, स्किन के थ्रू और स्किन जाहिर बात है ऊपर तो फैट की लेयर होती है, उसके बाद मसल्स आते हैं और उसके बाद हम पेल्विक कैविटी के अंदर चले जाते हैं। अब इस पे मैं आपको ज़रूर टोकूंगी कि अल्लाह पाक ने अगर कुरान में ये कहा है ना कि मैंने 7 पर्दों के पीछे इंसान को रखा है, तो आप स्किन से काउंट कर लें पूरी 7 लेयर्स। एग्जैक्टली, ये हमने एम्ब्रियोलॉजी में भी याद है पढ़ा हुआ है। ये चीज़ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम बिल्कुल उन्हीं 7 लेयर्स को क्रॉस करके पहले की जो चीज़ें हैं, बस साइंस जो है वो अब दरियाफ्त कर रही है। हमारा मज़हब जो है इट्स अ वंडरफुल थिंग, और फिर वही प्रोसीजर तकरीबन सबका एक ही जैसा। और उसके बाद हम फिर जो यूट्रस या जो बच्चादानी है वहाँ तक पहुँचते हैं जी, उसको भी हम काटते हैं और फिर बेबी को हम डिलीवर करते हैं। और फिर बेबी का बैग जो होता है उसको हम रप्चर करते हैं, वाटर बैग में बेबी है और देन वी डिलीवर द बेबी यहाँ से। अच्छा डॉक्टर साहब, एक वजह तो खैर आपने पहले से ही बता दी, अगला सवाल मेरा यही था कि जो प्री मेच्योर जो प्री टर्म, आप प्री मेच्योर कह लें, वक्त से पहले जो लड़कियों की शादी हो जाती है उनमें ये कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होने का चांस है कि हाँ जी। लेकिन एक ऐसी खातून जो 20 से 30 साल की उम्र, जो आपने कहा कि एक अच्छी उम्र है हमल के लिए और प्रेगनेंसी के लिए, उसमें भी ख़वातीन में जो है वो सी सेक्शन करने की ज़रूरत पड़ रही होती है, उसमें क्या वजूहात ऐसी बन जाती हैं कि खातून की जो है वो हमें सी सेक्शन करना पड़ जाता है? बिल्कुल, ये जो चीज़ है, एक चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा, जो विजाइनल डिलीवरी है या जो नॉर्मल डिलीवरी है,
ये हमारी बुक्स लिखती हैं कि आप डिलीवरी के बाद किसी को 100% ये श्योरिटी दे सकते हैं कि आप नॉर्मल डिलीवर हो जाएंगे, किसी भी, चाहे वो कोई भी डिलीवरी है। यानी कि इतना अनप्रेडिक्टेबल है, इतनी गैर यकीनी सूरत हाल है, यकीनी अनप्रेडिक्टेबल चीज़ है, डायनामिक हम इसको बोलते हैं कि ये पेंस के दौरान बच्चे को ऑक्सीजन मिलना बंद हो गई, ठीक ठाक लेबर का प्रोसेस जा रहा था, आपको सिजेरियन करना पड़ गया। ठीक ठाक लेबर का प्रोसेस जा रहा था, अचानक से बच्चे की अम्बिलिकल कॉर्ड नीचे आ गई, आपको सिजेरियन करना पड़ गया। सब कुछ ठीक था और उसकी पेश कोई की नहीं की जा सकती, सबसे ज़्यादा ठीक चल रहा था, लेकिन बेबी ने समहाउ अपनी हाइट की पोजीशन ऐसी चेंज की कि वो 4 घंटे गुजर गए, 5 घंटे गुजर गए, अपनी पोजीशन से नीचे नहीं आ रहा, तो आपको करना पड़ गया। फिर अगर मैल पोजिशनिंग है तो ठीक है, उसमें नॉर्मल डिलीवरी की जा सकती है, बट इट्स अ वेरी हाई रिस्क थिंग। अगर बच्चा उल्टा है तो बेशक किसी की एज 20 और 30 के दरमियान हो, तीसरा और चौथा बच्चा भी हो, तो हम पेशेंट से डिस्कस करते हैं। अगर बच्चा उल्टा है और वो बेबी पे जो रिस्क फैक्टर्स हैं उनको ऑप्ट करना चाहती हैं और रिस्क लेना चाहती हैं तो ठीक है, और अगर वो नहीं लेना चाहती तो देन वी गो फॉर सिजेरियन सेक्शन। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ पर जो ट्रेंड है आमतौर पे, ख़ास तौर पर ऐसे इलाके जहाँ पर बहुत ज़्यादा तालीम नहीं पहुँची, जहालत है काफ़ी हद तक, ये भी होता है कि ख़ातून प्रेग्नेंट हो गई है और डॉक्टर का रोल एंड के ऊपर उन्होंने जहन में रखा होता है कि जनाब बस जिस वक्त 9th मंथ लगेगा तो तब हम डॉक्टर के पास जाएंगे ताकि डिलीवरी डॉक्टर साहब कर दें या सी सेक्शन जो भी करना है वो कर दें। ये जो पहले के 9 महीने हैं जिससे हम एंटीनेटल पीरियड कहते हैं, हाँ जी। इस दौरान मतलब शहरों में तो खैर अभी तो काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस आ गई है, एबटाबाद में भी लोग काफ़ी कॉन्शियस हैं, एजुकेटेड हैं, सोशल मीडिया की वजह से भी एजुकेट हो चुके हैं कि लोग टाइमली आ जाते हैं फिर भी जी। लेकिन ऐसे भी एरियाज़ हैं, रिमोट एरियाज़, जहाँ पर पहला ट्राइमेस्टर गुजरता है कोई विज़िट नहीं हुआ, सेकंड ट्राइमेस्टर गुजरा 6 माह गुजर गए कोई विज़िट नहीं हुआ, 7वें 8वें महीने में चल के, तो ये कितना कंट्रीब्यूट करता है कि एंड टाइम के ऊपर कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। देखिए आप, मैं अक्सर कहती हूँ कि शादी की तैयारियों में सारे लग जाते हैं, फ्यूचर की तैयारियों में कोई नहीं लगता। ये चीज़ आप ख्याल रखें, ठीक है। आपको ये फ़िक्र होती है गेस्ट आएंगे, रहेंगे कहाँ, खाएंगे कहाँ, आपको ये फ़िक्र नहीं होती कि आगे जाके आपकी बच्ची के साथ क्या होगा। तो मेरा माँ के लिए ये बहुत बड़ी एडवाइस है कि जब भी आप बच्ची की शादी करना चाहें तो कम से कम इवन के शादी से 3 महीने पहले उसको डॉक्टर के पास लेकर आएँ। जो आपने फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन शुरू करवानी होती है वो प्रेगनेंसी से 3 महीने पहले शुरू करानी होती है। तो अगर आपने वो भी शुरू नहीं की और आप प्रेग्नेंट भी हो गए हैं, पीरियड भी मिस हो गया है और फिर भी आपने नहीं खाया, तो ऐसी सूरत हाल में बच्चे की सर की हड्डी ना बनना, रीढ़ की हड्डी का ना बनना और ब्रेन का बाहर आ जाना, ये सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं जिनको हम न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स कहते हैं, और ये फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी से हो रहे होते हैं। और इसका प्राइम टाइम यही होता है कि आप अपनी प्लान प्रेगनेंसी से भी 3 मंथ्स पहले आप फॉलिक एसिड खाना चाहिए। अब ये तो एक आइडियल बात हो गई ना, आइडियल बात होगी। तो वो खवातीन जो बेचारी 8वें 9वें महीने में डॉक्टर के पास आ रही हैं, उन बेचारियों को तो पता ही नहीं कि ये फॉलिक एसिड मैंने कब लेना था, तो वो तो फिर सी सेक्शन तो चले कॉम्प्लिकेशन हो ही सकती है, लेकिन दूसरी कॉम्प्लिकेशन जिससे आपने बताया कि बच्चे में पैदाइशी नुक्स भी पैदा हो गए, फिर वही फिर सेकंड ट्राइमेस्टर में जाती हैं, वहाँ पर अल्ट्रासाउंड नहीं कराया इन्होंने, वे हम देखें कि बच्चे में किसी किस्म की कोई ख़राबी है नहीं है, एक बच्चा है या 2 हैं, नॉर्मल भी हैं नहीं हैं, ये चीज़ें बहुत काउंट होती है। तो फिर ज़ाहिर है जब आप 9 मंथ्स पे कहीं भी जाओगे तो फिर तो वो चीज़ें कॉम्प्लिकेट होंगी। दे शुड नॉट बी इन फेवर ऑफ अ नेचुरल डिलीवरी। तो अगर वहाँ पर बेबी बहुत गुड साइज़ है, बहुत वीक है, बीच में आपने हाइपरटेंशन डेवलप कर ली है, डायबिटीज़ डेवलप कर ली है, पानी बहुत ज़्यादा हो गया है, तो वो पेशेंट जो हमारे पास अनबुक्ड आते हैं उनके ऊपर हम बड़ा बड़ा हाई रिस्क अनबुक्ड लिखते हैं कि ये पेशेंट लेबर में आपको किसी भी टाइम टफ टाइम देगी, एंड वी शुड बी फुली प्रिपेयर्ड फॉर द सिजेरियन फॉर द अनबुक्ड पेशेंट्स। और मेरे क्लिनिक का तो ये रूल है कि मैं अनबुक्ड पेशेंट नहीं लेती मैं वो पेशेंट लेती हूँ जिसके साथ मेरे 9 महीने का सफ़र किया हो, मरीज़ मुझे बहुत अच्छी तरह जानता हो और मैं उसकी हर कॉम्प्लिकेशंस को जानती हूँ, ताकि हम उसको टाइमली मैनेज कर सकें। अच्छा डॉक्टर सादिया, अब हम बात करते हैं कि हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली वी आर अ डेवलपिंग कंट्री और गुर्बत बहुत ज़्यादा है और जो शरह ख़वानगी है वो भी बहुत कम है, तो काफ़ी ऐसी प्रेगनेंसीज़ होती हैं जिसमें ख़वातीन बेचारी माशी हालात की वजह से डॉक्टर के पास नहीं जा पाती, और जो अड़ोस पड़ोस में कोई दाई होती है या LHV होती है जिसने एक सो कॉल्ड एक छोटा सा क्लिनिक बनाया होता है, तो वहीं पर वो अपने एंटीनेटल विज़िट्स भी दे रही होती हैं और डिलीवरी के लिए भी वहीं पर जा रही होती हैं, क्योंकि उनके जहन में तो ये होता है कि भाई डिलीवरी होगी। तो वो कौन कौन सी ऐसी कॉम्प्लिकेशंस अपनी प्रैक्टिस के दौरान क्रिएट कर देती हैं जिसकी वजह से वो बात उनके हाथ से निकल जाती है
और वो फिर उनको आना पड़ता है आपके पास कि जनाब अब तो हम मतलब हमारी बात हो गई है, हम कुछ नहीं कर सकते, आप ही कुछ करें। तो क्या क्या क्रिटिकल गलतियाँ वो कौन सी कर रही होती हैं इस सारे चेकअप के दौरान? इसमें डॉक्टर साहब मैं आपको ना टू साइडेड आई वांट टू आंसर। पहली चीज़ तो ये है कि देखें LHV बहुत खूबसूरत चीज़ है, देखी जाए तो बहुत इम्पॉर्टेंट, अगर ट्रेंड है, इतना वाइटल आपका रोल है इसका ऑब्स्टेट्रिक्स के अंदर कि आप कहीं निगेट नहीं कर सकते। ठीक है, जो बाहर के मुल्कों से हमारे रिलेटिव्स आते हैं या फ्रेंड्स आते हैं, आप उनसे पूछें कभी डॉक्टर की शक्ल भी देखी? सब कुछ वहाँ पर लेडी हेल्थ विजिटर्स हैं, लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं, वो कर रहे होते हैं, प्रॉपर्ली ट्रेंड और एजुकेटेड और ट्रेंड होते हैं। असल में आप अपने अभी आपने कहा कि वो फाइनेंशियली लो क्लास से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब देखें एक जो औरत है जो पढ़ी लिखी नहीं है, जो कभी घर से नहीं निकली है और किसी ने देखा नहीं, उनको मुझे देख के एंग्जाइटी होगी ना। वो उनको तो पहले यही डर पड़ जाता है कि हॉस्पिटल इतनी बड़ी है, ये ज़रूर महंगी हॉस्पिटल होगी, डॉक्टर ऐसी है तो उसकी फ़ीस भी बहुत ज़्यादा होगी। फिर वो मुझे देख के ये सोचेंगे कि इसकी लुक में और हमारी लुक में कितना फ़र्क है, पता नहीं ये मेरी बात समझेगी भी या नहीं समझेगी। ठीक है, आप पेशेंट्स के शूज़ में जाके देखें कि वो LHV के कितने करीब होते हैं। एक तो उनके मोहल्ले में रहती है, उनके जैसे कपड़े पहनती है, उनके जैसा खाना खाती है, आराम से कर आके बैठते हैं, घर की मोहल्ले की बातें करती हैं। तो जो आई मीन बॉन्ड उनके दरमियान है वो हमारे और उनके दरमियान तो नहीं होता। तो ऑब्वियसली इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि वो ज़्यादा फिजिबल होता है उनके लिए। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा लैक जो हम करते हैं, डॉक्टर्स को मैं सिर्फ ये कहूँगी कि ठीक है LHVs पे भी अभी हम आते हैं कि उनको कहाँ उनकी लिमिट है और किधर उनको रुक जाना चाहिए। लेकिन वंस अगर वो आपके पास कोई केस ले आते हैं, डोंट प्लीज़ एवर स्नब दम। देखिए एजुकेट करें, डांट डपट ना करें। ये नहीं कि तुमने केस ख़राब कर दिया, ये कर दिया। जाहिर है उसको नहीं पता था, अगर उसको पता होता तो मेरे ख्याल में कोई इंसान दूसरे इंसान को डेलिबरेटली हर्ट नहीं करता। लेकिन मेरी गुजारिश है तमाम गायनोकोलॉजिस्ट से कि ऐसा कोई केस आ जाए, बल्कि मेरी पूरी कोशिश होती है कि हम हर 2 मंथ्स बाद लेडी हेल्थ वर्कर जो मेरी जान पहचान वाली या दाइयाँ, मैं उनको क्लिनिक में भी चाय पे बुला लेती हूँ, हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं और मैं उनको वो रेड फ्लैग साइंस पढ़ा देती हूँ कि यहाँ बच्चे जब इतनी बात हो जाए बस फिर आपका काम नहीं है। एंड दे हैव वेरी गुड बॉन्ड कि वो बहुत टाइमली रेफर फिर आपकी तरफ सिस्टम तो बहुत अच्छा है। और हमारे भी देखते हैं यहाँ पे LHVs का सिस्टम है, बिल्कुल, जो कि मेल नरिश ख़वातीन को आयरन के टैबलेट्स तक घर में देकर आता है। बिल्कुल, लेकिन बात यह है कि उसका थोड़ा सा पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी, थोड़ा सा नहीं, प्रॉपर उनका जो ट्रेनिंग है और जो उनकी एजुकेशन है वो बहुत ज़रूरी है। अब इनके बिहाफ पे क्या गलतियाँ होती हैं, ये गलती है कि एक इन्होंने माइंड में बना लिया है कि असेसमेंट उनकी प्रॉपर ठीक नहीं है। पहले की जो हमारी असेसमेंट, रिस्क असेसमेंट है कि वाकई ये केस नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी के लिए सूटेबल है या ये नहीं है, ये तो आपकी पहले से ही एक असेसमेंट होती है कि ये हमने इसको ट्रायल देना है, इज़ इट सेफ़ और नॉट। एक तो यहाँ पे नहीं, उन्होंने हर एक को नॉर्मल डिलीवर करके बताना है कि हम नॉर्मल डिलीवरीज करते हैं और डॉक्टर के पास जाओगे तो सिजेरियन हो जाएगा। एक तो ये कॉन्सेप्ट है। दूसरी चीज़ ये है कि एक उनको ये नहीं पता कि नेचर तो अपना एक प्रोसेस कर रही होती है। वाई टू गिव द सिंटोसिनॉन एंड अदर मेडिकेशंस टू द पेशेंट इफ़ दे आर नॉट रिक्वायर्ड। एक तो उन्होंने नॉर्मल डिलीवरी करनी है बाय हुक और क्रुक, और एक ख़ानदान को बताना है कि मैं 4 से 6 घंटे के अंदर अंदर तुम्हें डिलीवरी करके दूँ, वट एवर शुड बी द आउटकम। हालांकि नॉर्मल डिलीवरी तो कई दफ़ा कितने घंटे ले जाती है। आपके जो पहला बच्चा होता है वो 12 आवर्स आराम से लेता है। हमारी बुक्स कहती हैं कि हाँ, एक सूरज के ऊपर दूसरा सूरज नहीं आना चाहिए। देखिए एक बड़ी प्यारी बात उन्होंने की है कि अगर एक पेशेंट लेबर में गई है और एक सूरज के ऊपर दूसरा सूरज आ गया तो आपकी पेशेंट नॉर्मल डिलीवरी की नहीं थी जिसको आप ट्रायल देते रहे हो। ठीक है, तो ये चीज़ उनको ख्याल रखना चाहिए कि पहले से उनको पेल्विमेट्री यानी बोन की असेसमेंट और बेबी की पोजीशन, उसकी प्रेजेंटेशन, सीधा है, उल्टा है, कैसा है, पानी कैसा है, आवल किधर है, ये चीज़ें उनकी समझ में बहुत अच्छी तरह आनी चाहिए। तो डॉक्टर साहब जब अल्ट्रासाउंड की उनके पास सहूलत नहीं है तो पोजीशन किस तरह उनको पता चलती है? देखिए हेड का पता तो हमें अपने पैल्पेशन से एग्जामिनेशन के ऊपर, एग्जामिनेशन पे बड़ा अच्छा पता चल जाता है। बात घूम फिर के वही आ रही है कि उसका ट्रेंड होना ज़रूरी है। ट्रेंड होना, ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। और ये जो अब हम बोन चेक करते हैं वो तो हम वैसे ही चेक करते हैं, मतलब एक उसका भी पेल्विमेट्री का कॉन्सेप्ट है, लेकिन जितनी अच्छी आप पर एब्डोमेन असेसमेंट करते हैं कि ये डिलीवरी का केस है या नहीं है, वो इवन पर वेजाइनल भी असेसमेंट नहीं होती है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेडिसिन का यूज़ बहुत ख्याल से, जिनको चाहिए, आजकल जो सबसे बुरे तरीके से हम मिस यूज़ कर रहे हैं LHVs ख़ास करके, वो मीज़ोप्रोस्टोल की जो टैबलेट्स हैं उसको यूज़ कर रहे हैं, विच इज़ इंड्यूस करने के लिए। वो तो देखें एक टैबलेट
माइक्रोग्राम्स की आपके पास आती है और उसका 1/8 आपको रिक्वायर्ड होता है, और ये 4 भी रख देती हैं पेशेंट को। आइडिया ही नहीं है कि उसकी डोजेज का, उसको ये पता है कि इसके साथ पेन्स बहुत जल्दी आ जाने। अब अगर तो पेल्विस नैरो है और उधर से आपने इंड्यूस कर दिया है कि जो यूट्रस है वो कॉन्ट्रैक्ट बड़ी तेजी से कर रहा है और आगे ऑब्स्ट्रक्टेड है, तो या उसकी पोजीशन ठीक नहीं है, पोजीशन तो ठीक ये तो नहीं डॉक्टर है, साहब जानलेवा भी हो सकता है काम। जानलेवा होता है। कितनी पेशेंट्स हमारे पास जो रप्चर यूट्रस की आती हैं, उनकी सारी पिछली यही कहानी होती है कि दाई ने 4 टैबलेट्स रखती हैं, या उसने हर आधे घंटे बाद मुझे इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाया, या ड्रिप थी वो उसने 2 घंटे के अंदर अंदर चला के ख़त्म कर दी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो उनकी ट्रेनिंग में बहुत ज़रूरी हैं कि कहाँ पर उनको रुक जाना चाहिए। फिर स्पेशली अगर पेशेंट एनीमिक है, आप अगर ब्लीडिंग हो गई तो आप उसको किस तरह से हैंडल करोगे। ऑलरेडी ही पेशेंट के अंदर कोई रिजर्व्स नहीं है, तो ऐसे पेशेंट को आपको अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। अगर पेशेंट डायबिटिक है, बच्चा मोटा होता है, हड्डी ऑटोमेटिकली तंग हो जाती है, ये पेशेंट आपको अपने हाथ में नहीं लेना। अगर कोई डिलीवरी से पहले ही ब्लीडिंग के साथ आ रहा है तो इसका मतलब है कि या तो आवेल अपनी जगह पे नहीं है या उतर गई है अपनी जगह से, तो इस केस को तो हम खुद हाई रिस्क कंसिडर करते हैं, तो ये दाइयों के हैंडल होने का काम नहीं है। फिर मैं यही कहूँगी कि इनकी ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, और ट्रेनिंग किसने करनी है? हमने करनी है, डॉक्टर्स ने ही ज़ाहिर है उनको सिखाना है। तो इसके लिए दिल भी बड़ा करना है और टाइम भी बड़ा करना है, और अगर हम चाहते हैं कि सेफ़ प्रैक्टिस हो तो उनको ज़रूर एजुकेट करें। दे आर पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी, और ये एजुकेशन उनके लिए भी बहुत अच्छी है और हमारे लिए भी बहुत अच्छी है। एग्जैक्टली। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम आते हैं कि एक तो नॉर्मल एक प्रेगनेंसी चल रही है जिसमें एक सिंगल बेबी है, लेकिन ट्विंस भी हो जाते हैं। जी बिल्कुल। तो ट्विंस के केसेस में क्या सी सेक्शन का ख़तरा बढ़ जाता है? ट्विंस जो होते हैं, ऑलरेडी हम ये कहते हैं कि प्रेगनेंसी की जितनी कॉम्प्लिकेशन होती हैं वो डबल हो जाती है। डबल हो जाती है। डबल हो जाती है, तो जितने बच्चे होते हैं कॉम्प्लिकेशंस उतने टाइम इंक्रीज़ हो जाती है। तो ऑब्वियसली ट्विंस हैं तो डबल हो जाएगी। अब वो 2 हैं और 1 यूट्रस है, तो वो अपने हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में उनका मेल प्रेजेंटेशन होना बहुत ज़्यादा कॉमन होता है कि कोई बच्चा टेढ़ा है, कोई उल्टा है, उन्होंने तो अपने आप को एडजस्ट करना है उस जो भी स्पेस उनको अवेलेबल है। तो ट्विन प्रेगनेंसी के दौरान जो है वो सिजेरियन सेक्शन का रेट ऑटोमेटिकली हाई हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, वो कौन कौन से पेशेंट के एंड के ऊपर नॉन मेडिकल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से वो एक रिस्क बढ़ा लेते हैं अपने लिए सी सेक्शन के ऑपरेशन के ज़रिए पैदाइश का? नॉन मेडिकल जो फैक्टर्स हैं, देखिए वो आजकल, पहले ज़माने में ये होता था कि घरों में बच्चे पैदा हुए सारे, एक ट्रेनिंग होती थी कि जी शोर शराबा नहीं करना, पेन होगा, उस प्रोसेस के थ्रू गुजरना है। आजकल एक तो बच्चियों का ये है कि डाइट का अपना जंक फूड खाना, कोई सही से डाइट नहीं लेनी, मल्टीविटामिन खाने कभी नहीं खाने, ज़्यादातर मोबिलाइज नहीं होती फ़ोन के साथ, गैजेट्स के साथ, या ऑफिस वर्क में उनका टाइम गुजरता है। और फिर उनका वो पेन का, वो एक्सरसाइज नहीं की, कोई और चीज़ें नहीं की, तो पेन का थ्रेशोल्ड नहीं होता उनका। स्पेशली इस चीज़ को हम कहते हैं मैटरनल रिक्वेस्ट। मैटरनल रिक्वेस्ट हमारी बड़ी बढ़ गई है, आते साथ ही कहती हैं, खुद से कहती हैं कि डॉक्टर साहब मैं नहीं पेन्स ले सकती, तो मेरा आप सिजेरियन कर दें। तो बदनाम तो डॉक्टर ही होता है कि सिजेरियन ज़्यादा करती हैं। बेशक की रिक्वेस्ट मदर की मैंने हो। इसीलिए सवाल पूछा हाँ कि पेशेंट के एंड के ऊपर भी एट टाइम्स खास तौर पर जो पढ़ी लिखी लड़कियां होती हैं, ज़रा मॉडर्न स्टाइल की होती हैं, तो वो कहती हैं नहीं जी हम इस हैसल से नहीं गुजरना चाहते हैं। बाज़ पढ़ी लिखी बहुत अच्छी डिटर्मिनेड भी होती हैं, वो अच्छे ट्रायल ले लेती हैं, लेकिन ज़्यादातर ये होता है कि मैटरनल रिक्वेस्ट आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और सिर्फ मैटरनल रिक्वेस्ट नहीं बढ़ गई, अटेंडेंट रिक्वेस्ट बहुत बढ़ गई है। साथ जो माएँ और सास आती हैं, वो 2 घंटे तो वो बर्दाश्त करती हैं कि हाँ ठीक है ये ट्रायल ले रही है, तीसरी घंटे वो आके कहती हैं डॉक्टर साहब वो नहीं ले सकती, बस आप आएँ सिजेरियन करें, क्योंकि उन्होंने भी घर जाना होता है, जल्दी जल्दी डिलीवरी वाइंड अप करें और चले जाएँ। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है जो कि हाईलाइट नहीं की जाती है एट द एंड ऑफ पेशेंट्स के एंड। तो कंक्लूजन ये निकला कि डॉक्टर की एडवाइस के ऊपर अमल करना चाहिए जी बिल्कुल। और अगर डॉक्टर खुद से वेट कर रहे हैं एक नॉर्मल डिलीवरी का, बेशक उसमें जिस तरह आपने फरमाया कि 12 घंटे भी लग सकते हैं, तो हमें सब्र का और तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए, रादर दैन कि हम परेशान होकर खुद ही डॉक्टर से कहना शुरू कर दें कि डॉक्टर साहब बस 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, तो बस अब आप ऑपरेशन कर दें। अच्छा डॉक्टर साहब, एक पेशेंट आई प्रीमी ग्रेविडा, फीमेल की मिसाल ले रहा हूँ, जिसका नाज़रीन प्रीमी ग्रेविडा से मुराद हमारी वो होती है जो जिस खातून की पहली प्रेगनेंसी चल रही हो, तो उसका सी सेक्शन हुआ और वो सब कुछ ठीक ठाक रहा और माँ और बच्चा दोनों सेहतमंद हो गए, डिस्चार्ज हो गए, घर चले गए। अब इस तरह की ख़वातीन को अपनी नेक्स्ट प्रेगनेंसी किस तरह प्लान करनी चाहिए? आया कि वो अगले साल फिर दोबारा प्रेगनेंसी कर सकती हैं, जो कि रूटीन में हमारे यहाँ पर होता भी है, देखने में भी आया, उसके बारे में आप क्या कहेंगे, क्या एडवाइस है? देखिए हमने शुरू में अपना जो पहला सवाल था, वी शुड बी बैक टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन, आपने मुझसे कहा रेशियो क्या है,
सिजेरियन सेक्शन की। तो अगर हम 15% की बात करते हैं और अपने आप को डेवलप्ड कंट्री के साथ करते हैं, तो वहाँ पर आप पॉपुलेशन की रेशियो देखिए और यहाँ पर पॉपुलेशन की रेशियो देखिए, एक तो ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटिंग बहुत ज़्यादा फैक्टर है ज़मीन आसमान का कि फ़र्क अगर है हम जी। कह रहे हैं कि 4 टाइम्स हमारा सिजेरियन सेक्शन रेट ज़्यादा है, तो 40 टाइम्स हमारी पॉपुलेशन भी तो ज़्यादा है ना, हम एग्जैक्टली। उसको भी तो कैटर कर रहे हैं। तो वो चीज़ भी हमारे जहन में बहुत ज़्यादा होती है। फिर आपको बार बार मैं ये कहूँगी कि रिलीजियसली आप देखें, अल्लाह ताला ने हर औरत को 2 साल दूध पिलाने का हुक्म दिया। बच्चे का देखिए राइट कितना है, फ़लसफ़ा है इसके अंदर, इस बात बच्चे के का अंदर। राइट है। तो उसने आपको खुद डिसीजन बना के दे दिया है कि अगली प्रेगनेंसी 2 साल से पहले नहीं होनी चाहिए। एग्जैक्टली। ठीक है ना? कितनी हिकमत है इस कितनी बात के हिकमत अंदर। है इस बात में, क्योंकि आपने अपने बच्चे को अपना हीमोग्लोबिन दिया, आपने बच्चे को कैल्शियम दी, आपने बच्चे को सारे मिनरल्स दिए, सारे इलेक्ट्रोलाइट्स, जो कुछ एक इंसान से दूसरा इंसान बना। तो उस डेफिशिएंसी को कवर करने के लिए एटलीस्ट यू शुड हैव अ 2 years गैप फॉर दैट। तो अगर तो आप एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं और आपका ख्याल है कि वो बहुत अच्छी है और प्रेगनेंसी नहीं होगी, तो नहीं होनी चाहिए। और अगर आपको लगता है कि आप एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा रहे हैं, तो फिर आपको बहुत इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ करनी चाहिए और एटलीस्ट 2 years का गैप हो बिटवीन 2 प्रेगनेंसीज। मिनिमम 2 इयर्स। मिनिमम तो देखें, अगर एक हेल्दी बच्चा है फिर तो हम कहते हैं कि आप 2 years का गैप लें, लेकिन ऐसे भी तो होते हैं ना जिनका बच्चा फोत हो गया या कोई मिसहैप हो गया या अब बच्चा है ही नहीं है, तो ऐसे लोगों को, ऐसे वो कपल्स तो को चले हम 2 एक्सेप्शनल years का वेट एक्सेप्शनल में, हाँ केसेस आ गए ना एक्सेप्शनल उसमें। केसेस में, तो उसमें हाँ हम जी। 1 year का भी कह देते अच्छा, इसका मतलब है कि बेशक नॉर्मल डिलीवरी से हुआ है या सी सेक्शन, हैं जी। कम से कम 2 साल का गैप हेल्दी प्रेगनेंसी के ज़रूर लिए होना 2 चाहिए। years का गैप ज़रूर होना अच्छा, अब इसमें एक और ज़िमनी सवाल ये निकल रहा है कि अगली प्रेगनेंसी जो होगी तो उसमें कितने % चांसेस ये हैं कि अगली दफ़ा भी सी सेक्शन ही उस खातून का करना पड़ेगा। देखिए उसमें तो हार्डली आपका बहुत ये चीज़ देखना है कि पिछला सिजेरियन क्यों हुआ है। एग्जैक्टली। ठीक है ना, पहले तो हमें ये बताओ, अगर हड्डी तंग है वो तो फिर तंग ही है ना, उसको तो इसका फिर मतलब आप है एक दो तमाम बार बार तमाम आप डिलीवरीज ट्रायल सी नहीं, हाँ सेक्शन से ही वो तो होंगी। फिर सिजेरियन से ही होंगे। अगर वाकई बहुत कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस है तो फिर तो सारी चीज़ें होंगी। अगर पिछली दफ़ा का सिजेरियन इसलिए हुआ कि जी बच्चा उल्टा था और इस दफ़ा सीधा है, तो यू कैन हैव अ ट्रायल, लेकिन उसमें फिर ये सारी चीज़ें देखनी है कि आपका पिछला सिजेरियन किस कैटेगरी के डॉक्टर ने किया और आया उसमें कॉम्प्लिकेशन हुई कि नहीं हुई, कितना एक ब्लड लॉस हुआ, टीयर कहाँ तक गए। और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि लोग कहते हैं कि स्किन इन्फेक्शन हुई थी, इसके अलावा कोई मसला नहीं हुआ। जब बात स्किन इन्फेक्शन तक भी आ जाती है तो वो सारी इन्फ्लेमेशन आपकी नीचे सिजेरियन के स्कार तक भी गई हुई होती है, तो वो स्कार वीक स्कार कंसीडर किया जाता है। जो यूट्रस का जो है। यूट्रस का स्कार होता है, यूट्रस का इंसिजन भी वीक कंसीडर किया जाता है अगर आपके इन्फेक्शन की हिस्ट्री है। तो इसमें हम सब चीज़ों को कंसीडर करते हैं कि पिछला सिजेरियन क्यों हुआ है, किसने किया है, किस हॉस्पिटल में हुआ, कितनी एक ब्लीडिंग हुई, कितने दिन आपको रिटेन किया गया वहाँ पे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुई कि नहीं हुई, इन्फेक्शन का कितना एक एलिमेंट था या नहीं था। और फिर अब इस प्रेगनेंसी में जब वो आए हैं तो हमें ये देखना होता है कि एक तो बच्चा सिंगल हो, बेबी का वेट 4 kg से कम हो, उसका पानी बिल्कुल पूरा हो, आवल अपनी जगह पे लगी हुई हो, जो पिछले टांके हैं उनकी थिकनेस कम से कम 6 मिलीमीटर हो और बेबी वेल फिक्स्ड हो आपकी पेल्विस के अंदर, देन यू कैन गो फॉर द नॉर्मल डिलीवरी। अच्छा, पब्लिक का जो परसेप्शन जनरली होती है कि उनको टांगे सिर्फ वो जो जिल्द के ऊपर होते हैं वही दिखाई दे रहे होते हैं, उन्हें शायद ये नहीं पता होता नाजरीन के जो सी सेक्शन के दौरान जो यूट्रस है उसको भी स्टिच करना ज़रूरी होता है, उसको भी टांके लगाए जाते हैं और उसका भी मजबूत होना ज़रूरी होता है अगर नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जाने का कोई उसमें कोशिश की जाए। जी बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और इसमें सवाल ये है कि अनफॉर्चुनेटली काफ़ी प्रोग्राम्स में इसके ऊपर कर चुका हूँ कि ख़ास तौर पर वैसे तो ग़िज़ाई किल्लत का शिकार पूरी कौम ही है, मेल नरिश्ड है, और इसमें ज़रूरी नहीं कि मेल नरिश होने का मतलब ये है कि हम सारे जो है वो बहुत सस्ती चीज़ें खा रहे हैं, हम बड़ी महंगी चीज़ें भी खाते हैं, लेकिन सिलेक्शन ऑफ फूड जो है ना और हमारी जो हैबिट्स इस किस्म की बन गई हुई हैं कि मतलब अफोर्ड करने के बावजूद अमीर ख़वातीन के अंदर भी मेल नरिशमेंट के प्रॉब्लम्स दिखाई देते हैं, जिसमें आयरन डेफिशिएंसी, नीमिया हो गया, खून की कमी हो गई, विटामिन डी की डेफिशिएंसी तो खैर 80% हमारी पॉपुलेशन के अंदर मौजूद है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी मौजूद है, उसके अलावा जिंक है, मैग्नीशियम है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें कि मिन हैसुल कौम हम तमाम ही ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं, बिल्कुल, तो एक प्रेगनेंसी के अंदर जब ख़ातून एक, मैं तो इसे कहूँगा कि एक लाइफ टेकिंग जिसे कहते हैं ना स्टेज से गुजर रही है कि इसमें उस बेचारी का कुछ नहीं पता कि खुदा ना खास्ता ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशन हो गई, उसकी अपनी लाइफ एट स्टेक है, तो उसमें इनकी अगर ये ग़िज़ाई किल्लत भी साथ है तो ये कितना कंट्रीब्यूट कर रही होती है सी सेक्शन के अंदर।
बहुत और ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है इसकी। देखिए अगर कोई पेशेंट अपनी ही रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पा रहा, तो आगे बच्चे की क्या कैसे पूरी रिक्वायरमेंट होगी, करेगा? ठीक है। दूसरा फिर हम लेबर के बारे में ये चीज़ कहते हैं कि लेबर इज़ एन एक्सरसाइज। आप ये देख लें कि बीमार बंदा एक्सरसाइज नहीं कर सकता, तो एक पेशेंट जो खुद बीमार है, जिसमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, जिसकी अपनी ऑक्सीजन बड़ी मुश्किल से पूरी हो रही है, तो वो इतनी ही एक स्ट्रॉन्ग एक्सरसाइज है, उससे कैसे गुजरेगा 12 घंटे की एक्सरसाइज में, जिसमें आपने मुसलसल लेबर पेन्स लेने हैं, बच्चा पैदा करना है, पुश करना है, तो ये डेफिशिएंसीज तो लेबर में बहुत ज़्यादा काउंट करती हैं। फिर इसीलिए हम मल्टीविटामिन्स लिखते हैं पेशेंट को कि प्रेगनेंसी अपनी डाइट के अलावा, लोगों का ये ख्याल होता है कि नहीं नहीं बस हम डाइट खा लेंगे, इसकी ज़रूरत नहीं है। मल्टीविटामिन्स का लेना इज़ मैंडेटरी थ्रू आउट द यानी कि जो प्रेगनेंसी, सप्लीमेंट्स जो वगैरह हैं, सप्लीमेंट्स और वो हम टाइमली देते देना हैं, ज़रूरी है, टाइमली देना क्योंकि अगर बहुत आपने ज़रूरी है 8वें महीने में चल के शुरू जी। किया तो उसका तो कोई शायद फ़ायदा ना हो। एग्जैक्टली और फिर दूसरा ले है कि लोगों को ये ख्याल होता है कि हम जूसेस पियेंगे तो दे आर वेरी हेल्दी और हम अच्छी डाइट, जो पढ़े लिखे लोग हैं ख़ासकर, तो मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करती। देखें जो चीज़ आपका फ्रूट बनाया है लामिया ने फाइबर के साथ, वो बड़ी आइडियल कॉम्बिनेशन के साथ बना होता है। जब आप उसका जूस निकालते हैं तो आप सिर्फ कार्ब्स निकाल देते हैं विच आर वेरी अनहेल्दी। तो जब तक आप उसके फाइबर कंटेंट को साथ नहीं लेंगे, आपको वो बेनिफिट्स नहीं मिलते कि जो मिलने चाहिए। तो बजाय इसके कि आप ये आर्टिफिशियल जूसेस या उस तरह भी आप फ्रूट जूसेस पिएं, उससे बेहतर होता है कि आप कंप्लीट एक फूड ले लें। जो लोग थोड़े से लो सोशो इकनॉमिक कंडीशन में आते हैं, जिनमें हमें लगता है कि ये लोग रोज़ का मीट अफोर्ड नहीं कर सकते या महंगी चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते, उसके भी हमारे पास अल्टरनेटिव्स डाइट के लिए मौजूद होते हैं। अगर आप एक दाल पकाते हैं वो प्रोटीन डाइट है, लेकिन आप 2 दालें मिक्स करके पकाते हैं वो हाई प्रोटीन डाइट। तो हम पेशेंट को ये भी समझा देते हैं कि जब भी घर में दाल बनाओ तो 2 दालें मिक्स करके बना लो, तो हाई प्रोटीन डाइट में कन्वर्ट हो जाती है। ओवर कुक्ड आप ना खाएं खाना, जो भी आपके पास मौजूद होता है। और पढ़ी लिखी ख़वातीन चाय कॉफ़ी ये चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं, तो ये वो हमारे ड्रिंक्स होते हैं जो आपके आयरन और मल्टीविटामिन्स को एब्जॉर्ब नहीं होने देते। तो कोशिश करें कि इनके दरमियान गैप रखें जी, ताकि यहाँ पर तो जो रिवाज ये है कि एब्जॉर्ब खाने हो के सके। फ़ौरन बाद लोग चाय पी लेते चाय हैं पी और लेते उसके बाद हैं, फिर वो भी सारा काम है। फिर पेशेंट में एक ये कॉन्सेप्ट भी होता है ना, उनका ख्याल में दवाई गर्म होती है और उसको दूध के साथ लेना चाहिए। गरम ठंडे का तो डॉक्टर साहब आज तक वो नहीं जो समझ है आया ना नहीं कि समझ ये आई। कॉन्सेप्ट जो है हमारे, हमेशा पूछते हैं ये दवाई पानी के साथ लेनी जैसे है या अंडे के दूध के बारे में, साथ मछली लेनी के है बारे में बड़ा एक तासुर है, एग्जैक्टली तो प्रेगनेंसी के दौरान तो शायद बंद ही कर देते हैं। बंद ही कर उनका देते ये हैं। ख्याल है कि इतनी गर्म होती है कि बच्चा ज़ाया हो जाएगा। देखिए कितनी बड़ी कितनी बड़ी मिसकंसेप्शन या मिसकॉन्सेप्शन है, गलत तस्वुर लोगों के जहन में बैठा बिल्कुल। हुआ तो है उनको हम ये बताते कि हैं हमारे हिसाब से कोई गर्म ठंडा नहीं, बल्कि हाई हालांकि कितनी प्रोटीन डाइट तो न्यूट्रिशियस, बहुत कितनी गजाइत से न्यूट्रिशियस है। भरपूर दोनों चीज़ें हैं, एग्जैक्टली बहुत और ज़रूरी है। जिसमें चूँकि मैटरनल रिक्वायरमेंट बढ़ गई हुई है इन न्यूट्रिएंट्स की, तो उनको तो ज़रूरत है कि इस तरह की आप चीज़ें दें जी जिनमें बहुत ज़्यादा गजाइयत हो, बिल्कुल, और हमारे यहाँ उल्टा हो रहा उल्टा होता है। हिसाब हो रहा है, बिल्कुल उल्टा हिसाब। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम प्रोग्राम के अख्ताम की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आज के मौजू की मुनासबत से कि जो सी सेक्शन या बज़रिया ऑपरेशन बच्चे की पैदाइश के ऊपर जो हक़ाइक़ आपने पेश किए, उसका अगर हम निचोड़ निकालें तो आप टेक होम मैसेज, हमारी ख़वातीन भी देख रही हैं प्रोग्राम को, तो वो आप उन ख़वातीन के लिए क्या देना चाहेंगी कि जिससे? मैं टेक होम मैसेज ख़वातीन को ये देना चाहती हूँ कि आपकी प्रेगनेंसी कभी भी अनप्लान्ड नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी अ प्लान प्रेगनेंसी, और प्रेगनेंसी प्लान करने से 3 महीने पहले कम से कम आप अपने डॉक्टर को विज़िट करें। जो ज़रूरी फॉलिक एसिड है, मल्टीविटामिन्स हैं, उनको पहले से लेना शुरू करें ताकि हेल्थी प्रेगनेंसी हो। रेगुलर एंटीनेटल चेकअप्स कराएं। अगर आपको लगता है कि आप प्राइवेटली डॉक्टर को नहीं दिखा सकते, गवर्नमेंट के इतने हॉस्पिटल हैं, वहाँ पर हम लोग सब सुबह में बैठे हुए होते हैं, आप वहाँ आके एटलीस्ट अपने रेगुलर एंटीनेटल चेकअप्स कराएं। जो डेफिशिएंसी है, जो कॉम्प्लिकेशन है, उसको एट दैट वेरी पॉइंट आप उसको देखिए और हल करें। और एट द एंड जो है वो हमें ये ज़रूर असेसमेंट करनी होती है कि आया ये बच्चा जो है वो नॉर्मल लेवल के ट्रायल में आता है या नहीं आता है। तो ये असेसमेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर सब चीज़ें ठीक हैं और नॉर्मल लेबर के फेवर में हैं तो पेशेंट को डॉक्टर के साथ ज़रूर तावन करना चाहिए, अपना मोरल हाई रखना चाहिए। उसके साथ जितने भी कंपेनियंस हैं उनको पेशेंट को मॉरल सपोर्ट देनी चाहिए ताकि वो इस प्रोसेस के साथ ईज़िली गुजर सके और नॉर्मल डिलीवरी की तरफ ज़्यादा हम प्रोसीड कर सकें एज़ कम्पेयर टू सिजेरियन सेक्शन। लेकिन जहाँ पर हमें लगता है कि सिजेरियन सेक्शन इज़ अ सेफ़ डिलीवरी पैटर्न, तो प्लीज़ उसमें भी डॉक्टर्स के साथ ताउन करें कि वो आपके और आपके बच्चे के हक़ में बेहतर होता है। यहाँ एज़ कम्पेयर कि आप खामखा की एक हम बना लें कि नहीं नॉर्मल डिलीवरी ही करनी है। तो जो चीज़ सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से सिजेरियन के फेवर में जाती है तो उस वक्त हमें सिजेरियन के फेवर में ही जाना चाहिए। इस प्रोग्राम को एज एन अपॉर्चुनिटी, डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। मैं आप ही की बात को सेकंड करूँगी।
हमारी बुक्स में ये चीज़ लिखी भी होती है, अगर हम खोलें तो उसमें ये चीज़ लिखी है कि प्रेगनेंसी इज़ रोड टू डेथ। तो अगर आप बच जाएं तो अल्लाह का शुक्र अदा करें। इट्स दैट हाई रिस्क थिंग। तो मैं अपनी सारी बच्चियों से, अपनी बहनों से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि क्योंकि हम सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं, हर चीज़ सोशल मीडिया में पोर्ट्रे करने के लिए नहीं होती है। आप प्रेगनेंसी को सेफ़ रखिए और अपनी खुशियों को अपने तक रखिए। ठीक है ना, ये चीज़ें मतलब लोगों के लिए खुश होना छोड़ दें हम जो भी हैं अपने लिए खुश हों और इस चीज़ को रखें। हमारी जो नानियाँ दादियाँ होती थी ना, वो 7वें महीने में कहना शुरू करती थी, ऊंची आवाज़ में कुरान की तिलावत किया करो, बच्चा सुनता है। और ये बिल्कुल ठीक बात थी। तो हमें इस चीज़ों को देखना चाहिए कि हम आजकल अपने बच्चों को क्या सुना रहे हैं और वो क्या सुन के बाहर आ रहे हैं, किस परसेप्शन के साथ वो बाहर आ रहे हैं, और वो एज ए ह्यूमन बीइंग और एज ए मुस्लिम कैसे होंगे। ये हमारी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इस सफ़र को बहुत पॉइस तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से कंडक्ट करना चाहिए। और अगर अल्लाह ताला सब कुछ खैर रखता है तो इसमें उसकी बहुत बड़ी हिकमत है और बहुत बड़ी अज़मत है, उसको शुक्र अदा करना चाहिए। आखिर में नाज़रीन मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा डॉक्टर सादिया इरम का, जिन्होंने इस प्रोग्राम की वसातत से इतनी मुफीद इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर की, इतने गलत तसव्वुरात को उन्होंने करेक्ट करने की कोशिश की। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे उम्मीद है कि आपको पिछली एपिसोड्स की तरह तवाना पाकिस्तान की ये एपिसोड भी पसंद आई होगी। अगले प्रोग्राम तक के लिए डॉक्टर आमिर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।